नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में पटियाल अकेला ऐसा बंदा है जो जनहित में खबरों का परीक्षण करता है। जो खबरें छोटी समझकर छोड़ दी जाती हैं, जो खबरें लोग भूल जाते हैं, पटियाल उनका पीछा करता है। आज पटियाल देश से एक सवाल पूछना चाहता है कि आम वोटर जीने के लिए वोट देता है या मरने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तेज हवा चली। सड़क के किनारे लगा एक बोर्ड गिरा, दबकर 14 लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसे भी मर सकता है, लेकिन मर गए। अब सरकार मौत का मुआवजा बांट रही है, कह रही है कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेंगे। पटियाल कह रहा है हत्या का केस दर्ज करो, लापरवाही का हर्जाना दो, विज्ञापन के बोर्ड में उन लोगों के चेहरे चिपकाओ जिनकी लापरवाही से इतना नुकसान हो गया। चुनाव के नामांकन तो सब कोई दिखाएंगे, लेकिन पटियाल आपको जनहित में मौत के नामांकन का परीक्षण दिखाएगा। दूसरा परीक्षण उत्तराखंड राज्य में चल रही चारधाम यात्रा के खतरे का होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हुए हैं, उधर उनका राज्य कुशासन के कगार पर खड़ा है। चारधाम यात्रा के लिए 4 लाख में यह मान लीजिए कि 26 लाख लोगों ने 4 दिन में रजिस्ट्रेशन कर दिया। जगह जगह जाम लगा हुआ है, धक्का मुक्की हो रही है, यात्री इंतजाम में कमी की शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इस बार 45% यात्री ज्यादा आ गए हैं। यात्रा के दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है। कारणों की जांच हो रही है। तीर्थ यात्रा में बद इंतजामी के पाप और पुण्य का परीक्षण पटियाल के साथ जरूर देखिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए काशी से अपना नामांकन कर दिया है। यहां 1 जून को मतदान होगा। हल्फनामे में उनकी कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। न घर है, न गाड़ी और न कोई पैतृक संपत्ति। आमदनी का जरिया केवल सैलरी और बैंक में जमा पैसे का ब्याज है। वैसे तो पीएम मोदी देश के लोगों को ही अपनी असली संपत्ति बताते हैं, लेकिन काशी में नामांकन के साथ उसका भी पॉलिटिकल ब्रेकअप सामने आया है। मोदी की असली संपत्ति का परीक्षण पटियाल के साथ देखिए। पटियाल आज महंगाई के नतीजों का परीक्षण भी करेगा। बताएगा कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर कहां पर है और कहां सबसे कम। कौन चीज कितनी महंगी है और कितनी सस्ती हुई है। महंगाई जेब पर भारी है, वोटिंग मशीन पर नहीं। मुझे यह भी पता है, फिर भी पटियाल देश को महंगाई का परीक्षण दिखाएगा ताकि आपको याद रहे कि महंगाई किस चिड़िया का नाम है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले 114 उन लोगों की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, उन हिंदुस्तानियों का परीक्षण करेंगे जिनमें से 14 को हवा ने मार दिया और 100 को घायल कर दिया। मुंबई में सोमवार की शाम सड़क के किनारे विज्ञापन का एक बोर्ड गिरा, उसकी चपेट में आकर 14 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर पैतृक परिवार को जिनके की मृतकों को मुआवजा देना बनता था, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। घायलों का फ्री इलाज होगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यह सब सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। क्या हम वोट इसलिए देते हैं कि सड़क के किनारे बोर्ड गिरे और 100 लोग घायल हो जाएं, 14 लोग उसमें मर जाएं? केस को मुआवजा और गैर इरादतन हत्या के मामले से निपटा दिया जाए। क्या मौत का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरा जा सकता है, या सरकार और सिस्टम को अपनी नाकामी का पूरा हर्जाना भरना चाहिए? होर्डिंग गिरने के मामले में जो भी जिम्मेदार है उन पर गैर इरादतन हत्या की बजाय हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की सरकारें ऐसे जानलेवा मामलों को हादसे साबित करके या फिर एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपा लेती हैं। फ्री इलाज और मुआवजा तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आम आदमी की मौत पर सरकारी एसओपी बन गई है। मुंबई में इतने लोगों की जान बच सकती थी अगर बीएमसी यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सतर्क रहता। बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन कायदे से होर्डिंग गिरने के लिए सबसे पहले बीएमसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि घाटकोपर में कल शाम को जो होर्डिंग गिरा उसका साइज 120 गुना 120 स्क्वायर फीट का था। आप अंदाजा लगाइए, रिकॉर्ड की किताब के लिहाज से यह देश का शायद
सबसे बड़ा होर्डिंग है, जबकि नियम यह कहता है कि बीएमसी सिर्फ 40 गुना 40 स्क्वायर फीट के होर्डिंग लगाने की परमिशन ही देता है। यानी घाटकोपर में लगा होर्डिंग अवैध था, जिसे वहां से हटवाना बीएमसी की जिम्मेदारी थी। यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी कि छिप गई। 120 फीट ऊंचा होर्डिंग, सोचिए आप, 10 मंजिला इमारत के बराबर होता है। पटियाल को मिली जानकारी के मुताबिक होर्डिंग के निर्माण में करीब 5 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात जो है वो ये पता चली है कि बिना गहरी नींव के सड़क के किनारे इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा कर दिया गया था, जिसके एक तरफ नाला और पेट्रोल पंप था। ऊंची इमारतों के निर्माण में नींव के लेवल पर सपोर्ट के लिए पाइलिंग होती है, लेकिन पटियाल को पता चला है कि इस हत्यारे होर्डिंग की बिना पाइलिंग के ही इसको खड़ा करने के लिए जुगत भिड़ाई गई और इसे खड़ा कर दिया गया। नतीजा, तेज हवा में ये गिर गया, पेट्रोल पंप पर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर लोगों की जान चली गई। हादसा होने के बाद बीएमसी को होश आया तो होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया। मुंबई में अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चला दिया, लापरवाही पर जिम्मेदारी का पर्दा डाल दिया। होर्डिंग का बड़ा हिस्सा अगर आप देखें 120 फीट से ज़्यादा बड़ा ये होर्डिंग है, जो पहले से ही अवैध बताया जा रहा है। बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था मीडिया कंपनी को, जो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं उनको एक नोटिस दिया गया था कि होर्डिंग अवैध है, इसको हटाया जाए, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की अब तक जो है वो मौत हुई है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने लगातार मीडिया कंपनी को नोटिस दिया, जिनकी तरफ से इस प्रीमाइसेस को ओन किया जाता है उनको नोटिस दिया। उनके अंडर ये ज़मीन नहीं आती, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन नोटिस देकर केस दर्ज करवाकर लगातार वो बात कर रहे थे। सवाल ये है कि जितने लोगों की जान गई है, उनकी इस जान को खतरे में डालने का आखिर जिम्मेदार कौन है। पटियाल को यह भी पता चला है कि मुंबई में घाटकोपर जैसे कई अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। सोमवार को एक अवैध होर्डिंग ने जिंदगियां छीन ली, 100 को घायल कर दिया। लेकिन सोचिए, सारे दानव एक साथ गिरे तो मुंबई की क्या हालत होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को ही मौके का मुआयना किया, मुआवजे का मरसिया भी पढ़ दिया। सुबह सुबह काशी आ गए प्रधानमंत्री के लोकसभा नामांकन में शामिल होने के लिए। बीएमसी के चेहरे पर धूल है, वो आईना पोंछ रही है। होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी के मालिक पर सिर्फ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया, तो 14 मौतों का असली जिम्मेदार आखिर कौन हुआ? बीएमसी, जिसकी इजाजत से होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग लगाने वाली कंपनी जो परमिशन का दावा कर रही है, या फिर सरकार जिसके ऊपर हर आदमी की हिफाजत का जिम्मा है? क्या अपनी मौत के जिम्मेदार वो लोग खुद हैं जो होर्डिंग के नीचे जाकर खड़े हो गए, या सोमवार को अचानक मौसम बदला और तेज आंधी आई वो इसकी जिम्मेदार है, या फिर कल घाटकोपर में जो हुआ उसे एक्ट ऑफ गॉड मान लिया जाए? अब आदमी तो वापस नहीं आने वाला है, तो अब जो सरकार से हो सके वो उनके लिए कर दे। अकेला कमाने वाला लड़का था, अब हम आपसे कुछ बोल दिए या आप उसको किए नहीं तो उससे थोड़ी सर्टिफाइड होंगे, तो उसकी मदद करना तो सरकार के कर्तव्य बनता है। सगळ्या घटनेमध्ये बीएमसी ने आदेश दिया है कि शहर में सभी अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस होर्डिंग के पास कोई अनुमति नहीं थी, शिकायत की गई थी। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ पेड़ भी काटे गए हैं ताकि ये होर्डिंग दिखाई दे सके। हमने इस पर भी फिर से मामला दर्ज किया है। जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। जो विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन है, उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आम आदमी की लाश पर कमाई का कफन पड़ा है, शब्द कड़े हैं लेकिन झूठे नहीं है। मुंबई का मैनेजमेंट देखने वाली बीएमसी सिर्फ 2 बातों के लिए पहचानी जाती है, सबसे ज्यादा बजट और सबसे ज्यादा कमाई के लिए। नागरिकों की सुविधाओं से ज्यादा कॉरपोरेशन का जोर कमाई पर रहता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा शहर भर में लगे होर्डिंग से भी आता है। मुंबई में भी जहां तहां घाटकोपर जैसे अवैध होर्डिंग्स खड़े कर दिए जाते हैं। अब पटियाल आपको बताएगा कि होर्डिंग लगाने को लेकर नियम क्या है और वास्तव में होता क्या है। होर्डिंग के लिए बीएमसी की परमिशन जरूरी है, सिर्फ अतिरिक्त
आयुक्त रैंक के अफसर की परमिशन दे सकते हैं, उन्हीं को इसकी इजाजत होती है। बिना बीएमसी की मंजूरी के होर्डिंग लगाने पर जुर्माना लगाया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा शोरूम, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल के आसपास विज्ञापन के बोर्ड लगाने पर रोक है। नियम है कि पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग नहीं लगेंगे, फिर भी भारत की सबसे विशाल होर्डिंग लगा दी गई। होर्डिंग का साइज भी बढ़ा दिया गया। बिना गहरी नींव के सड़क किनारे पोल लगा दिए जाते हैं और नोटिस मिलने के बावजूद होर्डिंग हटाए भी नहीं जाते हैं। लेकिन घाटकोपर में अवैध होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को बीएमसी होर्डिंग हटाने का नोटिस जारी करके सोई रही। आखिर क्यों? अवैध होर्डिंग को बीएमसी वक्त पर हटवा देती तो सोमवार को घाटकोपर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सचिन यादव और बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप के नीचे खड़े फहीम खान की जान बच गई होती। पटियाल का मानना यह भी है कि इस देश में मुआवजा सबसे बड़ा स्कैम बन गया है। 5-10 लाख रुपए देकर आम लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पटियाल का मानना है लापरवाही से मौत के मामले में मुआवजा 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसका मापदंड देश की औसत आय और कमाने लायक उम्र को माना जाना चाहिए। सरकार के सड़क मंत्रालय ने 2018 में एक सर्वे किया था जिसमें औसत भारतीय की कमाई 91 लाख रुपए मानी गई थी। पटियाल का मानना है कि मुंबई में मौत का मुआवजा नहीं, लापरवाही का हर्जाना दिया जाए। मुकदमा हत्या का दर्ज हो, गैर इरादतन हत्या का नहीं। बीएमसी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पटियाल उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में कुशासन के नामांकन का परीक्षण करेगा। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो पटियाल का यह परीक्षण आपको जरूर देखना चाहिए। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचने शुरू हो गए। उत्तराखंड सरकार ने भक्तों के लिए व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कहीं पर लंबा जाम लगा हुआ है और वो भी मीलों, तो कहीं यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था ही चरमरा गई है। देसी हो या विदेशी, भक्तों को कई कई घंटे गाड़ियों में बिताने पड़ रहे हैं। इस सब के बीच सबसे दुखद यह है कि चारधाम यात्रा पर गए 5 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब तक यात्रा के लिए 26 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उत्तराखंड में पूरे देश के यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों को व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जाम आ रहा है, जाम मिल रहा है, जाम में फंस रहे हैं। पटियाल का सवाल है, ऐसे समय में जब उत्तराखंड त्रस्त है तो राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहां व्यस्त हैं? उत्तराखंड के सीएम धामी ने आज दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद धामी पंजाब पहुंचे और अनंतपुर साहिब से लोकसभा प्रत्याशी सुभाष शर्मा के लिए रोड शो किया। जब राज्य को सीएम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब सीएम पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुटे हैं। प्रशासन का कोई बंदा नहीं, लोग वहाँ अपने आप उतर चलवा रहे हैं, बसें हटवा रहे हैं, अपना व्यवस्था करा रहे हैं, तब चल रही है। प्रशासन का कोई नहीं है। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर चीज में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई जाम में। खुश नहीं हुए, मतलब यात्रा पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बिल्कुल भी कुछ भी सुविधा नहीं कर रहे थे। पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे कि तुम यहाँ पर आते क्यों यहाँ पे, ऐसे बोला उन्होंने, पुलिस वालों ने। यमुनोत्री और गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को 22 घंटे तक गाड़ियों में बैठना पड़ा। धरासू, उत्तरकाशी, नेताला, भटवाड़ी, गंगनानी, डबरानी, सुक्की टॉप और झाला में 60 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। 60 किलोमीटर लंबा।
सड़कों में जगह जगह गड्ढों की वजह से बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार उत्तराखंड में ऑल वेदर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य चार धाम की यात्रा को और सुविधाजनक बनाना भी है। साल 2016 में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 825 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। जगह जगह निर्माण जारी है, जो यात्रियों के जाम में फंसने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके बावजूद साल 2023 में चारधाम यात्रा पर 45 लाख भक्त पहुंचे थे। साल 2022 में भक्तों की संख्या 44 लाख थी। इस बार अभी तक 26 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कोई खुद यात्रा पर है तो कोई अपने मां बाप को यात्रा करवाने के लिए निकला है। यात्री सरकार भरोसे उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहां तो चारों तरफ परेशानियों का अंबार लगा है। भक्त कथित विकास और मिस मैनेजमेंट के जाम में फंसे हुए हैं। जाम की वजह से यात्री आगे नहीं बढ़ पाए तो गंगोत्री धाम में सन्नाटा छा गया। पुरोहित और होटल वाले परेशान हैं, क्योंकि इन दोनों का कारोबार सीधे यात्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। यात्री नहीं होंगे तो ना पूजा होगी, ना होटल बुकिंग होगी। इसीलिए पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। इस सीजन में गंगोत्री धाम से सन्नाटे के बादल कब छटेंगे, कोई नहीं जानता। देखिए, अभी तक जो चार धाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की ज़रूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। और बड़े खेद के साथ करना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे होंगे पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीआरओ ने जो मलबा जहाँ पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग न तो यमुनोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं, न तो गंगोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं और वापस लोग बिना दर्शन किए हुए जो है रास्तों से वापस जाना पड़ रहा है। जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है। उत्तरकाशी से लगभग 600-700 बस चली हैं और वो अभी लगभग 11-12 बजे तक गंगोत्री तक पहुंचेंगी और एक साथ 10,000 यात्री पहुंचेगा। ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हमारा जो ये कहेंगे यात्रियों का बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों लोगों को इस यात्रा से फायदा होता है। यात्रा से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता है। इसमें होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टैक्सी, पुजारी, खच्चर संचालक, कुली, ट्रैवल ऑपरेटर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा से उत्तराखंड को करीब 7,500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। फिर भी यात्रियों को सुविधा के नाम पर दो चार होना पड़े, जाम में फंसना पड़े। हर साल यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन यात्री सुविधा में सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। चारधाम यात्रा में 4 मंदिर आते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री, ये सब चारों शामिल हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार से यमुनोत्री मंदिर 121 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री धाम 286 किलोमीटर, केदारनाथ धाम 239 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम 310 किलोमीटर दूर पड़ता है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ता है। पहले से बीमार लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है। इस बार उत्तराखंड सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जांच खुद कर रही है। 35,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जांच की भी जा चुकी है।
साल 2023 में 232 और साल 2022 में 311 श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा के दौरान मौत हुई थी। इसीलिए यात्रा में सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। अक्टूबर-नवंबर में चारधाम के कपाट बंद हो जाएंगे, तब तक लाखों यात्री चारधाम यात्रा करेंगे। यात्रियों को असुविधा न हो और सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह से यात्रियों को सड़क पर परेशान न होना पड़े। सीएम धामी को चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर चारधाम यात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे पहले की राज्य के जंगलों में लगी आग के दौरान भी उनकी आलोचना हुई थी, इसीलिए वो प्रदेश के ज्यादा वक्त चुनाव को दे रहे हैं। लेकिन हमें यह लगता है कि जंगलों के साथ साथ इस यात्रा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चुनाव का। अब पटियाला प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संपत्ति का परीक्षण करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार काशी से लोकसभा के लिए नॉमिनेशन भरा। मंगल मुहूर्त के मुताबिक ठीक 12:10 पर पीएम मोदी ने नामांकन पर्चे पर दस्तखत किए। इसी के साथ उनकी संपत्ति का ब्यौरा सामने आ गया। इस ब्यौरे की तलाश शायद राहुल गांधी को बहुत ज्यादा है। कल ही वो प्रधानमंत्री से उनकी आय का सोर्स पूछ रहे थे। पीएम की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2019 के मुकाबले संपत्ति 50 लाख रुपए बढ़ी है। 5 साल में कमाई 12 लाख रुपए बढ़ी है। पीएम के पास 2 करोड़ 86 लाख की एफडी है। नेशनल सेविंग स्कीम में करीब 9 लाख रुपए हैं। पीएम के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत करीब 2,68,000 रुपए है। पीएम के पास करीब 53,000 रुपए नकद हैं, जो गांधीनगर और काशी के बैंक में जमा है। 2019 में गांधीनगर में घर था, 2024 के हल्फनामे में वो नहीं है। उनकी कमाई का जरिया सैलरी और बैंक का इंटरेस्ट है। मोदी की संपत्ति का ब्यौरा आपने जान लिया, उनकी इनकम का सोर्स भी पता चल गया। उम्मीद है अब राहुल गांधी को भी पता चल गया होगा कि पीएम दिन में 3 बार जो सूट बदलते हैं उसका पैसा कहां से आता है। अब पटियाला आपको नॉमिनेशन की भव्यता और पावर के दर्शन करवाएगा। मोदी के नामांकन में बीजेपी का पावर शो दिखा। 11 राज्यों के सीएम, 18 केंद्रीय मंत्री और 36 से ज्यादा वीवीआईपी प्रधानमंत्री का नामांकन कराने के लिए काशी आए थे। नॉमिनेशन के लिए केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतरी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, हरदीप पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, ये सब नॉमिनेशन के दौरान काशी में शामिल हुए उस सारे कार्यक्रम में। इन सब के अलावा मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा, एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल, आरएलडी के जयंत चौधरी, एचएएम के जीतन राम मांझी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल और उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जैसे दिग्गज मोदी के नॉमिनेशन में पहुंचे। मोदी के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन के साथ सहयोगी दलों की एकजुटता का मैसेज भी दिया गया। यहां तक तो सब ठीक, लेकिन इसके आगे राजनीति के पंडितों ने 4 चेहरों में कुछ और ही पढ़ लिया। काशी में उन्हें सबका साथ के अलावा जाति के विकास का विराट नक्शा भी दिखा। पीएम के नॉमिनेशन में जो 4 प्रस्ताव दिखे, यानी जिन्होंने 4 प्रस्तावकों ने उनका प्रस्ताव रखा उनका नॉमिनेशन का, उनके चेहरे पर बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और जाति साधना का अध्याय दिखा। 4 प्रस्तावकों का संबंध किससे है? ब्राह्मण, पटेल, सोनकर और कुशवाहा जैसी जातियों से है। ये जातियां यूपी में कैसे विनिंग फैक्टर हैं? चारों प्रस्तावकों का परिचय क्या है और उनकी यूपी में कितनी पैठ है, इसका परीक्षण मैं विस्तार से करूंगा। लेकिन मोदी के प्रपोजल में जीत का नक्शा देखकर बीजेपी क्यों गदगद है, इसकी छोटी सी पिक्चर पहले आपको दिखा देता हूं। बढ़ा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकजुटता, और आज पूरा एनडीए एक साथ प्रधानमंत्री जी के समर्थन में आज यहाँ पर आया। 14 से बड़ी हार 19 में हुई और 19 से बड़ी हार अब 2024 में होने जा रही है। बिहार में 40 की 40 और देश में 400 पार। खुशी की बात है, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है।
पांचों दल मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. विजन के साथ काम हो रहा है, उसी दिशा में और मजबूती मिलेगी बनारस के लोगों से। आज गंगा सप्तमी है। राजनीति में ग्रह नक्षत्र बड़े मायने रखते हैं। पीएम मोदी के नामांकन के लिए कौन सा टाइम अच्छा है, कब कहां से निकलना है, कब डीएम ऑफिस पहुंचना है, कब पर्चा भरना है, इसका मुहूर्त पहले से निकाला गया था। वैसे भी अच्छे दिन के लिए अच्छा मुहूर्त होना जरूरी भी है जी। अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की टाइमलाइन दिखाता हूं। नॉमिनेशन के लिए मोदी के मेगा शो की दूसरी झलक आज भी दिखी। पीएम मोदी सुबह 8 बजे बीएलडी गेस्ट हाउस से निकले। मंत्रियों और समर्थकों के साथ मोदी का काफिला ठीक 8:15 पर गंगा घाट पहुंचा। नामांकन भरने से पहले यहां मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद मोदी नमो घाट गए। सुबह 10:45 पर नमो घाट पर छोटा सा रोड शो किया। काफिला आगे बढ़ा। ठीक 11:20 पर पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे। महाकाल के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन के बाद मिनी रोड शो करते हुए मंदाकिनी चौराहा, लहुराबीर चौक और नदेसर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अगला पड़ाव डीएम ऑफिस था। ठीक 11:40 पर मोदी वाराणसी के डीएम ऑफिस पहुंचे और गंगा सप्तमी के मौके पर खास नक्षत्र में पीएम ने ठीक 12:10 पर नामांकन दाखिल किया। यह तो थी तस्वीर काशी की। सब मुहूर्त के मुताबिक ही हुआ, लेकिन जीत के लिए फाइनली राजनीति की लैंडिंग जातियों पर हुई। लेकिन कैसे, इसका परीक्षण करने के लिए अब पटियाल आपको पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों का परिचय, काम और कास्ट फैक्टर की डिटेल बताएगा। पीएम मोदी के पहले प्रस्तावक का नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री। गणेश्वर शास्त्री ब्राह्मण जाति से आते हैं। काशी के 19 लाख वोटरों में 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। ज्ञानेश्वर शास्त्री का एक परिचय यह भी है कि उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और यूपी के ब्राह्मणों में इनकी अच्छी खासी पैठ है। अब पीएम मोदी के दूसरे प्रस्तावक का परिचय सुन लीजिए। नाम है लालचंद कुशवाहा। लालचंद ओबीसी बिरादरी से हैं। काशी में 2.5 लाख गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। मोदी के तीसरे प्रस्तावक हैं। काशी के साथ यूपी में उनकी क्या पैठ है, अब ये जान लीजिए। नाम है बैजनाथ पटेल। बैजनाथ पटेल भी गैर यादव ओबीसी समाज से हैं। संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। मोदी के चौथे प्रस्तावक का परिचय भी आपको बता देता हूं। उनका नाम है संजय सोनकर। संजय दलित समाज से हैं। काशी में 2 लाख के करीब दलित वोटर हैं। राजनीति के कार्ड रीडर्स ने इन्हें 4 चेहरों में 4 जातियों का गणित पढ़ा। मोदी के प्रस्तावक बीजेपी के इस प्रयोग को कैसे देखते हैं, अब यह भी सुन लीजिए। खुशी थी और यह मुझे अनुभव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत है। हम वरिष्ठ हैं, जनसंघ से आ रहे हैं और आज हमको मोदी जी ने अपने साथ प्रस्तावक रख करके काफ़ी जो है प्रोत्साहन दिया। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। उनको मैं देखता हूं तो मुझे शब्द नहीं निकल पाता कि मैं उनसे क्या बोलूं। देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें जरूर जनता उनका साथ देगी और 400 को पार जाएंगे। चारों प्रस्तावकों में से 2 गैर यादव ओबीसी हैं, 1 दलित जबकि 1 ब्राह्मण है। सबका साथ और जाति के विकास में ये कास्ट फैक्टर यूपी में कितना गेम चेंजर है, इसका पटियाल परीक्षण करेगा। यूपी में 43% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। ब्राह्मण वोटर 10% से ज्यादा हैं, जबकि दलित मतदाता 21% से ज्यादा हैं। यूपी में जाति का गणित चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है, मैंने एक्सपर्ट से पूछा। उन्होंने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री की नामजदगी हो या उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा टिकटों का बंटवारा हो, जातियों का गणित
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दरअसल 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इसी आधार पर बढ़ा है कि उसने अपना जातियों का समीकरण बहुत दुरुस्त किया है। बहुत बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों के साथ में गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ा गया, अति पिछड़ों को जोड़ा गया और गैर जाटव दलितों को जोड़ा गया। इस तरह अति पिछड़ों, अति दलितों और गैर यादव पिछड़ों और ऊंची जातियों को मिलाकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही शक्तिशाली जनाधार स्थापित किया है, जो 2014 के बाद से लगातार हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाता रहा है। ये हम भारतीय जनता पार्टी की हर चुनावी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। चुनाव में ओबीसी वोटर की लड़ाई बहुत तगड़ी है। उनका आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी मोदी की ब्रांडिंग देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता की तरह करती है। पटियाल का मानना है कि दावा चाहे कोई कितना भी करे, भारत में चुनाव का बड़ा सच है जाति। अब पटियाल आपको देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में तूफान मचाने वाली रहस्यमयी फोन कॉल्स का सच बताएगा। आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है कि कल सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई थी। बदसलूकी का आरोपी सीएम केजरीवाल का सहयोगी विभव कुमार है। पार्टी केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेगी। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। इससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दरअसल कल दिल्ली सीएम आवास से दिल्ली पुलिस को एक कॉल गई थी, जिसमें कॉल करने वाली महिला ने दावा किया था कि उसके साथ सीएम आवास में पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। ये कॉल 24 घंटे से एक मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस भी खुलकर स्वाति का नाम लेने से बच रही थी। ना ही किसी की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले में क्या कहा, अब वो सुनिए। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? पुलिस क्यों नहीं बुलाई? विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा, उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पे स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है। तो केजरीवाल तो खुद अपराधी हैं और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। चुनाव के नतीजे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन महंगाई के नतीजे आ गए हैं। ये आंकड़े आते रहते हैं, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, ना सरकार ना वोटर। तभी तो महंगाई जेब पर भारी है और वोटिंग मशीन पर बहुत हल्की। भारत के संस्कार हैं कि हंसी खुशी के माहौल में कोई गम की बात नहीं करता। महंगाई तो रोज मिलती है, लेकिन चुनाव तो 5 साल के बाद आते हैं और वो भी एक बार। इसीलिए सब भूल जाते हैं और भूलकर वोट दीजिए जी। चुनाव के बाद महंगाई को भी देख लेंगे। दुखड़ा तो रो लिया, अब मैं आपको महंगाई के आंकड़े भी बता देता हूं। महंगाई की पायदान में सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है? वो है ओडिशा। यहां पर महंगाई की दर 7.11% है। राष्ट्रीय औसत 4.83% है। सबसे सस्ती है देश की राजधानी दिल्ली। यहां महंगाई की दर 2.17% है। थोक महंगाई दर 13 महीने में सबसे ज्यादा पहुंच गई है। इसकी वजह रोजमर्रा के फूड प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सब्जी की कीमतों में 27.80% का इजाफा हुआ है। दाल की कीमत में 16.84% का इजाफा हुआ है। अनाज 8.63% और मसाले 7.75% महंगे हो गए हैं। अब पटियाल आपको महंगाई के अंदर की बात बताएगा, जरा गौर कीजिएगा। अप्रैल 2024 में देश की महंगाई दर 4.83% है। शहरी क्षेत्र में महंगाई दर
4.11% है। ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर 5.43% है। मतलब गांव शहर से महंगे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि शहर की तुलना में गांव में सब्जियां ज्यादा महंगी हैं। गांव में सब्जियों की महंगाई दर 29.48% है, जबकि शहर में 25.24%। अब आपको समझ आ गया कि तकरीबन 4% ज्यादा है। अब पटियाल आपको महंगाई बढ़ाने की असली वजह बताएगा। आप लोग जानते हैं ना ये कि महंगाई के गोले में सबसे बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों का होता है, जो 46% है। खाने पीने की चीजों में महंगाई की दर 8.7% है। महंगाई के नतीजों के बाद अब पटियाल एक्सपर्ट के पास चलेगा, जो आपको इन नतीजों की वजह बताएंगे। जब आमदनी से ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं तो जो परचेजिंग पावर है आम आदमी की वो कम हो जाती है। इसीलिए हमने देखा अपनी अर्थव्यवस्था में पिछले दिनों में कि जो महंगी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ी। जैसे कार है, उसमें लग्जरी कार की बढ़ी, लेकिन जो एंट्री लेवल कार है वहाँ पे जो कमी हो गई। उसी तरह जो और जो चीज़ें हैं उसमें जैसे गरीब आदमी है वो सब्जी फल वगैरह नहीं खरीद पाया। गेहूँ है और जैसे चावल है उनके दाम बढ़ गए, तो उनके खाने पीने के लिए असर पड़ा। और जब खाने पीने पे तो पहला खर्च होता है, तो वहाँ पे जब कटौती होती है तो उससे कटौती हो जाती है कि हम कपड़ा है या बाकी और चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो परिवार बचत करता है क्योंकि उसका खाने पीने का खर्चा बढ़ जाता है। यूपी में आज दो बाहुबलियों की बैठक चर्चा में है। पहली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और दूसरी जौनपुर के धनंजय सिंह। राजा भैया ने बैठक की और बीजेपी से किनारा कर लिया, जबकि धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। फिल्म हीरोइन कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से नामांकन भर दिया है। उनके पास 91 करोड़ रुपए की संपत्ति है और 17 करोड़ रुपए का कर्ज। लेकिन कंगना केवल 12वीं पास है। साल 2003 में उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल से 12वीं क्लास पास की थी। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी ने गूगल के जरिए विज्ञापन पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने इसे जनहित के खिलाफ कहा है। देश में पहली सीएनजी बाइक 18 जून को लॉन्च होने वाली है। यह दुनिया की पहली सीएनजी बाइक होगी। पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट आधी होगी। साथ ही इससे प्रदूषण का भी कोई खतरा नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।